Good morning, class. So, as we have done with the theory part of this P block chapter, now we have to start with NCERT questions. I hope कि आप सभी ने NCERT questions अपने आप से एक बार ट्राई कर लिए होंगे, एग्जाम्पल्स पढ़ लिए होंगे और अब जो आपके डाउट्स हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. एंड इन केस इफ़ यू आर नॉट डन विद द NCERT क्वेश्चंस वंस बाय योर सेल्फ, तो आई रिकमेंड कि आप ये वीडियो ना देखें, पहले जाएँ, खुद से क्वेश्चंस ट्राई करें और फिर जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है उनको आप मार्क करो, फिर वापस वीडियो पर आना, इसे रेफ़र करना और फिर उनका सोल्यूशंस देखना. दैट वुड बी रादर बेटर. वरना आपको कभी समझ में ही नहीं आएगा कि आपको कितना चैप्टर क्लियर है और किन कंसेप्ट्स में डाउट है और किस में डाउट नहीं है. तो पहले जाओ, खुद से जो कंसेप्ट्स आपने सीखे हैं, पढ़े हैं, उनको अप्लाई करो क्वेश्चंस में और फिर उसके बाद आके डेली करो कि आपके आंसर्स ठीक हैं या नहीं है. चलो, तो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग. इंटेक्स क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं. Here we have the very first in-text question that says that why pentahalides are more covalent than trihalides. देखो, कह रहा है कि पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा कोवलेंट होते हैं ट्राईहेलाइड्स से. इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है. देखो, आपको पता ही है कि जो बॉन्ड्स बनती हैं, कैसी बॉन्ड्स हैं, ये हैं कोवलेंट बॉन्ड्स जिनमें आयनिक करेक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है. फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं PCl5. ठीक है, एक तरफ हमारे पास क्या है, PCl5 है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, ट्राईहेलाइड है. 3 हेलोजन लगे हुए हैं, PCl3 है. इस मॉलिक्यूल में 5 कोवलेंट बॉन्ड हैं और इस मॉलिक्यूल में 3 कोवलेंट बॉन्ड हैं. जिसमें जितनी ज़्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगी वो उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कंपाउंड होगा. सो सीधी सी बात है, क्योंकि इसमें 5 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, सो दिस इज़ गोइंग टू बी मोर कोवलेंट इन नेचर एज़ कम्पेयर टू PCl3. और एक बात सुने, इसका सीधा सीधा जवाब ये होगा कि जितना ज़्यादा आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है. अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल आपने भी पढ़ा था कि जितना ज़्यादा आपके पास कैटायन के पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, और एनायन के पास नेगेटिव चार्ज, उतनी ही ज़्यादा ओवरलैपिंग आसान हो जाती है. अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि ये होता कैसे. तो हर चीज़ को ना समझ के करना है. आई सीन के कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये टॉपिक तो ऐसे ही है मैम, रट्टे मारने के होते हैं. तो रट्टे मारने के तो बेटा नहीं है, जस्ट कि आप लोग इसे बना लेते हो. बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान अगर दोगे तो बहुत मज़ा आएगा. तो इस बात को यहाँ पे देखो, हम लोग कोवलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे थे. बात ये आती है कोवलेंट कैरेक्टर अराइज कैसे होता है. तो कोवलेंट कैरेक्टर अराइज होता है जब ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है. क्या होती है? ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग. तो ये आपके पास डेल्टा पॉजिटिव वाला जो था वो है और ये डेल्टा नेगेटिव वाला जो है था वो वाला आइटम है. तो जब ये दो ऑर्बिटल्स, मैं आपको दिखा नहीं पाई इसमें देख लो अच्छे से, इन दो ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग होगी ना, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ऑर्बिटल्स की यहाँ पर, तो ये क्या है, कोवलेंट कैरेक्टर है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं इतनी जगह पर. ओवरलैपिंग में क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसकी वजह से क्या आ रहा है, कोवलेंट कैरेक्टर आ रहा है. कोवलेंट कैरेक्टर कब ज़्यादा होगा? कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होने के लिए आपको पता होना चाहिए, देखो ओवरलैपिंग कब होगी, जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ. तो पॉजिटिव के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ उतना ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा. तो ये इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी और क्या होगी, ओवरलैपिंग. तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा एटम के ऊपर, कोवलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है, उतनी ही ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी वहाँ पर ऑर्बिटल्स की. ठीक है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो पेंटाहेलाइड्स मतलब 5 नेगेटिव लगे हुए हैं. 5 नेगेटिव लगे हैं तो +5 में रहेगा सेंट्रल एटम. ट्राईहेलाइड में +3 में रहेगा. तो पेंटाहेलाइड्स के अंदर क्या है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5. पेंटाहेलाइड्स आर गोइंग टू बी +5, ट्राईहेलाइड्स आर गोइंग टू बी +3. ऑक्सीडेशन स्टेट किस में ज़्यादा है, पेंटाहेलाइड्स में. सो ऑब्वियसली इसका कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा. चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा. ये क्वेश्चंस मैंने आपको साथ साथ ही करा दिए थे वैसे तो, लेकिन फिर भी देखो. Why BiH3 is the strongest reducing agent amongst all the hydride of group 15. ग्रुप 15 की बात अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या क्या है भाई, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ. डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, सबसे नीचे हमें बिस्मुथ मिलता है. तो कह रहा है बिस्मुथ का जो हाइड्राइड है दैट इज़ BH3, बहुत ही अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है. सीधी सीधी बात हम लोगों ने की हुई है. ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें देखनी है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट. तो BiH3 के अंदर आपको पता है कि बिस्मुथ क्या होता है, बिस्मुथ किस में रहेगा, बिस्मुथ इज़ गोइंग टू बी इन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है,
क्या होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -3 ना। बिस्मुथ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो Bi इज़ गोइंग टू बी इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइड्रोजन इज़ गोइंग टू बी इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, दूसरे को रिड्यूस करना और खुद ऑक्सीडाइज होना। खुद ऑक्सीडाइज होना है तो दैट मीन्स इसको -3 से बढ़ना है, बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा +3 के अंदर। और आपको पता है कि बिस्मुथ के लिए +3 ज़्यादा स्टेबल होती है। क्यों ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि बिस्मुथ डाउन द ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें मेटेलिक करेक्टर ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, तो इसीलिए बिस्मुथ वुड बी मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको अचीव करने के लिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को अचीव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ेंगे। और जो भी ये लॉस्ट इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए हैं, इन लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसीलिए बिस्मुथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप दिस इज़ क्लियर। अच्छा वो कह रहा है बाकी सब के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है, तो बाकी सब क्या है, ये डाउन द ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन छोड़ने की ना, मेटेलिक करेक्टर इसका ज़्यादा होता है, तो इसीलिए क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप लिख सकते हो बिस्मुथ as present lowest in the group, so it has tendency to lose electron and is more stable in +3 oxidation state, therefore it readily loses electron and behave as reducing agent। तो आप देख रहे हो वही सब रिपीटिशन है, सिंपल है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो। अब बच्चे आप क्या करते हैं, इसके अंदर कहानियाँ लिख देंगे, डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है तो इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो टू द पॉइंट मैंने आपको पहले भी बोला था, की वर्ड्स के साथ टू द पॉइंट आपको लिखना है। चलो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट YN2 इज़ लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। तो आई डोंट थिंक कि किसी को बताने की ज़रूरत है। N2 क्या करता है, 3 बॉन्ड बना के प्रेजेंट होता है, 3 बॉन्ड बना के प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगी, बॉन्ड एंथैल्पी इज़ गोइंग टू बी वेरी हाई। तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी हाई होती है तो रूम टेम्परेचर पे ही टूटता नहीं, दैट्स वाई डू नॉट रिएक्ट। तो आप एक लाइन लिखनी है इसमें सीधी सी, दैट बिकॉज इट हैज़ हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ओके, now the next question says that mention the condition required to maximize the yield of ammonia। so you must know कि अमोनिया हम बनाते हैं हैबर्स प्रोसेस से। हैबर्स प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं, उसका जो सेकंड स्टेप है दैट इज़ SO2 का ऑक्सीडेशन SO3 के अंदर इज़ रिवर्सिबल रिएक्शन, और यही रिएक्शन जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग, यील्ड डिटरमाइनिंग होती है। तो इस रिएक्शन की जितनी फेवरेबल कंडीशन होंगी उसकी वजह से आपकी यील्ड ज़्यादा आएगी, और वो फेवरेबल कंडीशन क्या थी, that your temperature should be 720 Kelvin, presence of V2O5 catalyst and your pressure should be 2 to 3 atmosphere। ओके, तो ये 3 कंडीशन आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इट सेज दैट हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद द सोल्यूशन ऑफ Cu+2। तो हमने देखा था ये रिएक्शन, आपको अगर याद हो तो कॉपर+2 मैंने आपको बताया था कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। कॉपर+2 4 अमोनिया के साथ रिएक्ट करके, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता था ये दिस वन। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रिएक्शन हो जाएगी, बिल्कुल इसी के ऊपर आपको बुक में दी हुई है रिएक्शन, यहीं कहीं होगी, तो आप देख लेंगे। सी ये वो रिएक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेजेंट होता है और इसका कलर भी होता है डीप ब्लू कलर होता है। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो कलर एग्जिबिट करते हैं, दैट वी विल सी वाई। हाँ, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था, दैट व्हाट इज़ द कोवेलेंस ऑफ N2O5। कोवेलेंस इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ फॉर्म्ड बाय N। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बीच में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है सिंगली बॉन्डेड, और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड्स के साथ। सो अगर आप देखोगे दोनों ही नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो 4 इसकी क्या हो जाएगी, कोवेलेंसी हो जाएगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी टेट्रा कोवेलेंट। यू हैव टू जस्ट सिंपली राइट दैट द कोवेलेंस ऑफ N2O5 इज़ 4। ओके, लेट्स जस्ट सी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। It says that the bond angle in pH4 is higher than in pH3। why? तो this is something that we have already done in 11th class। तो जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए देख लेते हैं हम। कह रहे फोस्फोनियम आयन में बॉन्ड एंगल ज़्यादा होता है बजाय के फोस्फीन के। लेट्स जस्ट सी क्यों होता है ऐसे, स्पेस नहीं मिल रहा है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दिस इज़ योर, अच्छा पहले मैं आपको फोस्फीन दिखा देती हूँ, फोस्फीन से ज़्यादा फैमिलियर है। सो लेट्स जस्ट कंसिडर फोस्फीन। इसमें क्या होता है, एक लोन पेयर है आपके पास, ठीक है, और 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। यही जब क्या करता है, एक H पॉजिटिव गेन कर लेता है अपने लोन पेयर देके, H पॉजिटिव पे अटैक करता है तो बन जाता है फोस्फोनियम आयन।
तो लोन पेयर नहीं रहे अब, और लोन पेयर चले गए तो फॉस्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो दोनों में डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ ये बॉन्ड एंगल है और यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल है। इसका जो बॉन्ड एंगल होगा दैट वुड बी द ड्राइविंग फोर्स फॉर दैट इज़ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ पर अगर आप रिपल्शन देखेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर लगा हुआ है, तो यहाँ पर रिपल्शन किसके बीच में है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। तो लोन पेयर क्या करेगा, इन बॉन्ड्स को मजबूर कर देगा थोड़ा सा अंदर की तरफ शिफ्ट होने के लिए, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ क्या है, यहाँ तो बॉन्ड लग गई है लोन पेयर जाके, तो यहाँ पर क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन विच इज़ लेस देन लोन पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है विच इज़ लेस देन लोन पेयर रिपल्शन। तो यहाँ पे ये वाली जो बॉन्ड्स होंगी थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होंगी कंपैरिजन टू फोस्फीन, तो इसीलिए इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। नहीं आया है तो रिवाइंड करके देख लो। और उन बच्चों के लिए जिनको डेटा की प्रॉब्लम है या फिर जिन्हें ऐसा लगता है कि स्लो चल रही है क्लास बहुत, तो आपको पता ही है, आप प्लेबैक में जाकर स्पीड बढ़ा सकते हैं। सो डबल स्पीड पे चला लो, 1.5 पे चला लो, जिस भी स्पीड से आप कंफर्टेबल हो उससे आप चला लो। लेकिन मेरी तो ऑब्वियसली एक फ्रीक्वेंसी है, मैं बोलती ऐसे हूँ तो मैं ऐसे ही बोल पाऊँगी। अगर आपको स्लो लगता है तो आप जा सकते हो और स्पीड इंक्रीज़ कर सकते हो वीडियो की। दैट वे यू वुड सेव योर टाइम एंड डेटा बोथ। Okay, next question, what it says is what happens when white phosphorus is heated with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere of CO2। तो रिएक्शन हमने बिल्कुल ऊपर पढ़ी थी, यहाँ पर क्या बनता था, फोस्फोरस का ये वही रिएक्शन है जो मैंने आपको बोला था कंप्लीट द रिएक्शन में आएगी, जो आप 11th क्लास में रिडॉक्स चैप्टर में बैलेंस कर चुके हैं। तो रिएक्शन अगर आपको याद हो तो P4 अगर रिएक्ट करता है NaOH और वाटर के साथ, इनर्ट एटमॉस्फेयर CO2 का दिया होता तो फोस्फीन गैस बनती थी और सोडियम हाइपोफोस्फाइड बनता था, NaH2PO2 बनता था, जिसके अंदर आई एम नॉट एबल टू राइट डाउन द वैलेंसी, स्पेस नहीं है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती थी, तो इस रिएक्शन को आप देख लोगे, ऊपर से बैलेंस करके लिख दोगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इस तरीके से रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं। चलें आगे चलते हैं। ओके, आई होप एग्जाम्पल्स कराने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी शायद। अगर किसी एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल देना, मैं उन एग्जाम्पल्स को कंसिडर कर लूँगी और उनको भी इंक्लूड करके फिर हम सोल्यूशन दे देंगे। यहाँ पे ये देख लो, ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, PCl3 फ्यूम्स एंड मॉइस्चर। क्यों होता है ऐसे, क्योंकि वो क्या करता है, PCl3 मॉइस्चर की प्रेजेंस में रिएक्ट करके ना HCl बनाता है। HCl गैस होती है, तो जब वो बाहर निकलती है तो उसके वाइट कलर के फ्यूम्स हमें नज़र आते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी अच्छा है क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल पे, और मैंने बोला था ज्योमेट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है। आर ऑल द 5 बॉन्ड्स इन PCl5 मॉलिक्यूल आर इक्विवेलेंट, सो यू नो दे आर नॉट बिकॉज 3 ऑफ देम आर इक्विटोरियल, 2 ऑफ देम आर एक्सियल एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल ड्यू टू रिपल्शन। नेक्स्ट इट सेज दैट व्हाट हैपन्स व्हेन PCl5 इज हीटेड। तो आपको पता है वो जो दो लंबी बॉन्ड है उन्होंने टूट जाना है तो क्या बना लेना है, PCl3 बना लेना है और Cl2 बना लेना है, तो Cl2 निकल जाएगा। नेक्स्ट राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द हाइड्रोलिटिक रिएक्शन ऑफ PCl5 इन हैवी वाटर। तो PCl5 की रिएक्शन आपने पानी में तो पढ़ी है ना, क्या बना लेता है, फोस्फोरिक एसिड H3PO3 बना लेता था। तो हैवी वाटर मीन्स D2O, तो जहाँ पर OH था वहाँ पर OD आ जाएगा। दैट मीन्स अगर H3PO3 बन रहा था वाटर के अंदर, तो हैवी वाटर में क्या बन जाएगा, D3PO3। तो इतना सही फ़र्क है, जहाँ हाइड्रोजन है उसको आपको रिप्लेस करना है ड्यूटीरियम से। सो दैट द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज़ कोई इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ओके, चलो आपको पता चल रहा होगा ना कितना ईजी है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मुझे याद आया, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस टू कम अप एंड नो वन ऑफ यू आज दिस, तो मुझे लगता है कि मैं ही पूछ लेती हूँ आपसे। कल ना मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जो pH बॉन्ड होती है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर एंड दिस POH बॉन्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक करेक्टर। तो जितनी POH बॉन्ड होंगी उतनी उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी या उसकी बेसिसिटी होगी, और जितनी PH बॉन्ड्स होंगी उतनी ज़्यादा उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। लेकिन किसी ने भी पूछा नहीं कैसे क्यों हो रहा है, तो या तो आपको समझ आ गया है रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग, या तो आपको समझ आ चुका है इसलिए आपने पूछा नहीं है, या फिर आप लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया एंड यू आर जस्ट मगिंग इट अप। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक में रट्टे मारने पड़ते हैं या चीज़ें याद करनी पड़ती है क्योंकि एक्सेप्शनल चल रहा है। कुछ भी एक्सेप्शनल नहीं है, कॉमन सेंस है, लॉजिकल है। इसके पीछे मुझे या तो बता दो अगर आपको समझ आ गया है तो,
कि हालांकि मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन मैंने पूरा कंसेप्ट इसका ना लिंक नहीं किया। मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि ये वाली बॉन्ड जो होती है ज़्यादा पोलर होती है तो टूट के एसिड दे देती है, और ये वाली बॉन्ड इतनी ज़्यादा पोलर नहीं होती तो H पॉजिटिव रिलीज़ नहीं करती। लेकिन फिर मैंने ये नहीं बताया कि रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी, कैसे pH जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग बिहेवियर होगा। तो आई गेस या तो आपको समझ आ गया, अगर आपको समझ आ गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जिसको भी समझ आया तो इसका आंसर ज़रूर देंगे। सो इट्स अ चैलेंज फॉर यू। देखो अगर आ गया ना तो अभी हम, चलो मैं हिंट दे देती हूँ थोड़ा सा। अभी तक हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग बिहेवियर कैसे किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट से किया है, तो इसको ज़रा लिंक करके देखना ऑक्सीडेशन स्टेट से, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। एंड इफ़ यू कम अप विद द आंसर जस्ट लेट मी नो। चलो आगे चलते हैं। ओके, इट सेज दैट व्हाट इज़ द बेसिसिटी ऑफ H3PO4। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखोगे कि एक P डबल बॉन्ड O है और एक 3 POH बॉन्ड है, तो इसकी बेसिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 3। व्हाट हैपन्स व्हेन H3PO3 इज हीटेड। तो आपको पता है फोस्फोरस यहाँ पर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो +3 में है तो ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। ये फोस्फीन बनाता है और फोस्फोरिक एसिड बनाता है। वीडियो कराते हुए ये टॉपिक पढ़ते हुए भी मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो वही रिएक्शन आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जस्ट रिमेंबर क्लास, जहाँ पर भी स्ट्रक्चर और रिएक्शंस की ज़रूरत होती है वहाँ पर आपको वो ज़रूर प्रोवाइड कराने, उसके बिना आंसर्स अधूरे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 16th ग्रुप। इट सेज दैट लिस्ट द इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर। तो आप लिख सकते हो अनियन में प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, तो यहाँ से हमें मिलता है, सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलता है ओर में, तो ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट इज राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी पूछ रहा है, तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगा भाई, ये ऑक्सीजन है, इसका हाइड्राइड OH2 वाटर होता है, तो ये OH की बॉन्ड है, ये सल्फ़र और हाइड्रोजन की बॉन्ड है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ होती है ना, तो बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो रही है, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो इसीलिए डाउन द ग्रुप जाने पर इस बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाता है, तो डाउन द ग्रुप जाने पर ये ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। रिमेंबर एसिडिक करेक्टर हमने पढ़ा था, तो नीचे जाएंगे तो H निकालना ज़्यादा आसान हो जाएगा, तो नीचे जाने पर एसिडिक करेक्टर बढ़ता था, साथ साथ रिड्यूसिंग भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई H2O इज़ लिक्विड एंड H2 इज़ अ गैस। तो ये आपको पता है ये H2O में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, तो वो लिक्विड की कॉम्पोजिशन ले लेता है, अदरवाइज उसमें दूर रहते हैं, तो इसीलिए वो क्या होता है, गैस स्टेट में प्रेजेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। तो आपको पता है कि जो इनर्ट मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, तो प्लैटिनम यहाँ पर है, ये रिएक्ट नहीं करेगा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीडेशन आपने कराना है, आपको पता है CO2 रिलीज़ होगी, H2O रिलीज़ होगी, बैलेंस आप करा देंगे। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन, ऑब्वियसली एल्यूमिना बनेगा, Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो ईजी है क्वेश्चन सभी, अगर आपको समझ आती हैं चीज़ें तो आप देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज सेज दैट O3 इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो O3 है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप इसको लिख सकते हो कि O3 थर्मली स्टेबल नहीं होता, किस में डिसोशिएट हो जाता है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। तो आप लिख सकते हो बिकॉज इट रिलीजेज नेसेंट ऑक्सीजन, देयरफॉर इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Now this question here is really important, how O3 is estimated quantitatively। आप कैसे पता लगाएंगे कहीं पर ओजोन के कितना अमाउंट प्रेजेंट है। तो ये ऊपर देखो, ये रिएक्शंस मैंने आपको करते हुए बताया होगा कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बिल्कुल जस्ट यहाँ पे आपको ना रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन अगर आपको नज़र आ रही है तो आपको पता होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में। ये देखो, ओजोन जब भी आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करती है तो वो आयोडीन गैस बनाती है। आयोडाइड आयन के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये, तो ओजोन क्या करेगी, आयोडाइड आयन को किस में ऑक्सीडाइज कर देती है, आयोडीन गैस में। इस आयोडीन गैस को हम लोग आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन से एस्टिमेट करते हैं कि कितना आयोडीन यहाँ पर प्रेजेंट था। स्टार्च एज इंडिकेटर डालते हैं और हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कितना इसका जो टाइट्रेंट था वो यूज़ हुआ है, तो उससे हमें पता चल गया आयोडीन कितना था। तो आयोडोमेट्रिक रिएक्शन से हमने आयोडीन निकाल लिया।
अब हमें पता है कि जितना आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही ओजोन के मॉलिक्यूल भी रिएक्शन में प्रेजेंट होंगे। सो आयोडीन को डिटेक्ट करना, इसको एस्टिमेशन करना आसान था। तो इसके जितने बैलेंस देख रहे हो ना, बैलेंसिंग देख रहे हो, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है, ओजोन का भी 1 है। दैट मीन्स दोनों के सेम नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो अगर एक बार आपके पास आयोडीन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो ओजोन के नंबर ऑफ मोल्स भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ द एस्टिमेशन ऑफ ओजोन इज़ डन क्वांटिटेटिवली। ठीक है, क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो इससे करेंगे। तो रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, कंप्लीट द रिएक्शन में भी पूछ सकता है इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Okay, let's just move on to the next question, and it says that what happens when sulfur dioxide is passed through an aqueous solution of Fe+3 salt। तो आपको पता है ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या होती है भाई? सल्फर डाइऑक्साइड अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है। किसमें? सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर +4 में है ना, तो +4 से किस में चला जाएगा? +6 में, तो खुद तो बना लेगा SO3 और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो फेरिक को क्या कर देगा? रिड्यूस, तो क्या बना देगा? फेरस, Fe+2। सो दिस इज द फेवरेबल रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इट सेज दैट कमेंट ऑन द नेचर ऑफ 2 SO bonds in SO2। आर द 2 bonds इक्वल और नॉट? ऑब्वियसली दे आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस। एक डबल बॉन्ड होती है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है। तो आप दिखा दोगे उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ के, जैसे हमने बात की थी, और रेजोनेंस से दोनों क्या हो जाती हैं? पार्शियल डबल बॉन्ड्स। दैट्स व्हाई बोथ आर इक्वल। ओके, नेक्स्ट सेज हाउ द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड। तो SO2 की प्रेजेंस को आप कैसे डिटेक्ट करोगे वो देखो, यहाँ पर भी दिया हुआ है आपको। हाँ, जब ऐसे ही देख लो आप, रिएक्शन ऊपर आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएगी। मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ। देखो, जब भी आप क्या करते हो, SO2 को हमने पहले भी पढ़ा था, SO2 का हम लोग करवाएंगे, SO2 की हम रिएक्शन करवा देते हैं KMNO4 के साथ। तो KMNO4 आपको पता है कलर्ड कंपाउंड है ना, पर्पल कलर का होता है, बहुत प्रोमिनेंट कलर इसका होता है। SO2 अभी अभी आपने पढ़ा है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होगा, SO3 में जाएगा, +6 बना लेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसने इसको क्या कर देना है? एसिडिक मीडियम में इसने इसको बना देना Mn+2, और Mn+2 होता है कलरलेस। तो यहाँ पे ये पर्पल कलर का था, यहाँ ये कलरलेस हो गया। दैट मीन्स अगर आपको शक है कि SO2 है या नहीं, तो आप क्या करो, वहाँ पे KMNO4 में से उसको पास करा दो गैस को। अगर KMNO4 डीकलराइज हो जाता है, दैट मीन्स वो गैस क्या थी? आपकी SO2 गैस थी। तो इस तरीके से आप डिटेक्ट कर सकते हो कि SO2 गैस प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो, सिंपल सी रिएक्शन है, आपको कैसे भी पूछी जा सकती है। KMNO4 और SO2 को रिएक्ट करके दिखा देगा, कंप्लीट द रिएक्शन कर दो, या फिर पूछ लेगा हाउ SO2 रिएक्ट विद KMNO4, या फिर देखो कितने अच्छे तरीके से उसने पूछा है कि आप SO2 का डिटेक्शन कैसे करोगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया रिएक्शन का। तो जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं उनके ऊपर क्वेश्चन उसको पूछना, वो कैसे भी लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ सकता है। तो इसीलिए रट्टे नहीं मारने, समझ लो चीज़ों को। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये कह रहा है मेंशन द 3 एरियाज इन विच H2SO4 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ऊपर से यूजेस आपने पढ़े थे इसके, वो देख के और आप लिख देंगे। नेक्स्ट इट सेज दैट द कंडीशन यूज टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4। तो H2SO4 दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस से जब हम H2SO4 बनाते थे, ओके, ऊपर आई गेस हम लोगों ने जब वो किया था, हैबर्स प्रोसेस किया था। हाँ, हैबर्स प्रोसेस को मैंने इसके साथ मर्ज कर दिया। आई एम रियली सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया ऊपर हैबर्स प्रोसेस, उसको मैं अभी दोबारा डिस्कस करती हूँ। मेरे दिमाग में कॉन्टैक्ट प्रोसेस चल रहा था। तो इधर देखो, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 की यील्ड कैसे बढ़ाओगे। तो इसका जो सेकंड स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं, SO2 का ऑक्सीडेशन करते हैं ना, SO3 बनाते हैं, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 720 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए, 2 to 3 एटमॉस्फेयर का प्रेशर चाहिए, और प्रेजेंस चाहिए होती है V2O5 कैटलिस्ट की, राइट। अच्छा, अब जो क्वेश्चन के साथ मैंने इसे मिंगल कर दिया था, वो क्वेश्चन था कि हैबर्स प्रोसेस में आप यील्ड कैसे बढ़ाओगे। तो हैबर्स प्रोसेस में आपको पता है हैबर्स प्रोसेस की फेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं, ये देखो यहीं कहीं पे क्वेश्चन था, इसी के नीचे होना चाहिए। देखो, ये हैबर्स प्रोसेस है ना आपका, तो इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर 773 केल्विन होना चाहिए, और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है Fe, और साथ में मॉलिब्डेनम का ऑक्साइड। तो आयरन कैटलिस्ट विद मॉलिब्डेनम, और टेम्परेचर कितना चाहिए? 773 केल्विन, और इसके लिए प्रेशर हमें हाई चाहिए होता है, 200 × 10⁵ पास्कल का प्रेशर हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो ये इसकी 3 कंडीशन है जिसके थ्रू आप अमोनिया की क्या कर सकते हैं? यील्ड बढ़ा सकते हैं हैबर्स प्रोसेस के अंदर। चलो,
Coming back to group 16, it says that YH2, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं. ये देखो ये कह रहा है कि YKA2 इज़ ऑलवेज लेस देन KA1 फॉर H2SO4, यानी कि सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड का हमेशा कम होता है फर्स्ट से, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट स्टेप में जो H पॉजिटिव निकल रहा है वो न्यूट्रल H2SO4, वो क्या हो रहा है, न्यूट्रल H2SO4 से निकल रहा है ना. पहले स्टेप में क्या होता है, न्यूट्रल H2SO4 का डिसोसिएशन, तो H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव, और दूसरा H पॉजिटिव निकलता है नेगेटिवली चार्ज्ड HSO4 नेगेटिव से. तो आपको पता है नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव निकालना मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम इसको लिखेंगे कैसे, बिकॉज इन द वेरी फर्स्ट स्टेप द H पॉजिटिव इज रिमूव फ्रॉम न्यूट्रल H2SO4 मॉलिक्यूल विच इज़ ईजियर देन रिमूविंग H पॉजिटिव फ्रॉम अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल दैट इज HSO4 नेगेटिव. देयरफॉर फर्स्ट स्टेप या KA1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन KA2. आपको अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी बातों को इंग्लिश में लिखने की, या अपने आंसर्स को अपनी लैंग्वेज में लिखने की, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लैंग्वेज याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है. सो यू मस्ट बी एबल टू राइट डाउन योर आंसर इन योर ओन लैंग्वेज विद मिनिमम वर्ड्स. ओके, ये एग्जाम्पल भी देख लो थोड़ा सा. हेलोजन हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन रिस्पेक्टिव पीरियड मतलब ऐसे जो रोज़ बनी हुई होती हैं. तो इसमें यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लास्ट में आता है नोबल गैसेस से पहले हेलोजन्स. तो कह रहे हैं इस पीरियड में सबसे ज़्यादा नेगेटिव होती है इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस. क्यों, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपने आप गेन कर रहा है, और सबसे ज़्यादा होने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, विच इज़ द सपोज्ड केस ना, विच इज़ द स्टैंडर्ड केस, बिकॉज इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं. तो ये क्या करेंगे, रेडिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स वाई देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम इन द पीरियड. चलो नेक्स्ट वही वाला है जो हमने बहुत अच्छे से किया था कि F2 जो है वो अच्छा ये ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F2 इज़ लेस नेगेटिव एज फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो दो बातें इसकी थी, एक तो बॉन्ड इसकी जल्दी टूटती है, दूसरा बॉन्ड टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो फ्लोराइड आयन बनता है वो हाईली स्टेबलाइज्ड होता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. पानी उसको चारों तरफ से आसानी से घेर लेता है और स्टेबलाइज कर देता है, तो इस तरीके से वो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होता है. Next question says that considering the parameters such as bond, dissociation enthalpy, gain enthalpy, hydration enthalpy, compare the oxidizing powers of F2 and Cl2. तो उसने आपको हिंट ही दे दिया, तो सेम क्वेश्चन है, हिंट दे के बात कर रहा है वो आपसे. F2 और Cl2 में कंपेयर करना है कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा. तो वही ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेगा. तो कौन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, नॉट फ्लोरीन बट डाईफ्लोराइड दिस मॉलिक्यूल. क्यों, क्योंकि देखो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज़ लेस एंड द लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ कंपनसेटेड बाय हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी. ठीक है, कैसे लिखेंगे इस आंसर को, फ्लोरीन F2 will be stronger oxidizing agent या have stronger oxidizing power because of less bond dissociation enthalpy and its less electron gain enthalpy is compensated by high hydration enthalpy. चलो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक्स हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में थ्योरी में डिस्कस किए थे. अगर किसी बच्चे को ऐसे ना कि किसी आंसर की एक्सप्लेनेशन के बाद भी उसे वो लाइक ही और शी इज़ नॉट कम्फर्टेबल कि अभी भी मुझे समझ में नहीं आता है या नहीं आया, तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, उसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगी. अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ये सपोज़ करते हुए कि आपको अच्छे से समझ आ गया था जब पढ़ाया था, तो वो सिर्फ लैंग्वेज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कर रहा है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट गिव द एग्जांपल ऑफ एनामोनस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. तो आप बता सकते हो कि बॉन्ड एक्सपैंड नहीं करता, हमेशा -1 में रहता है, पॉजिटिव शो नहीं करता है एंड ऑल ऑफ दैट. सी इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ सम हेलोजन्स कमेंट बिकॉज यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, हेलोजन के सॉल्ट मिलते हैं, MgCl2 CuCl2. तो इस तरीके से सारे हेलोजन्स के हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है. इलेक्ट्रोलाइटिक होता है ना सी का, तो वहाँ से हमें ये सब मिलता है. नेक्स्ट इज सेज दैट गिव द रीज़न फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन. सो आई टोल्ड यू कि इसका ये जो रिएक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो Cl2 क्या करता है पानी के अंदर, आपको पता ही है Cl2
वाटर के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेता है और नीसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, एंड दिस नीसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन. नेक्स्ट इज सेज दैट द नेम 2 गैसेज पॉइजनस गैसेज दैट कैन बी प्रिपेयर फॉर क्लोरीन गैस. तो हमने 3 एग्जाम्पल्स इसके पढ़े थे, मस्टर्ड गैस, टीयर गैस एंड फोस्जीन गैस. ये एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कह रहा है बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है NaOH की. जब NaOH क्या होता है, हॉट एंड कंसनट्रेटेड. तो आपको पता है हॉट एंड कंसनट्रेटेड NaOH के साथ NaClO3 निकलता है. NaCl दोनों में ही बनेगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट में, लेकिन इसमें क्या बनता है, NaClO3 निकलेगा. और याद रखना कि अगर यही आपके पास कोल्ड होता और डाइल्यूटेड होता तो क्या निकलता है, NaClO. ठीक है. चलो, क्लोराइड और क्लोरेट ये 2 एनायन निकलते हैं. तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है. पहले भी बोला था ऐसा हमेशा रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें किसका डिफरेंस रहता है, कोल्ड डाइल्यूट वगैरह का. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है. ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. देखो ये कह रहा है कि जब आप HCl की रिएक्शन कराते हैं फाइनली पाउडर्ड ओर के आयरन के साथ, तो इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड. तो देखो वो क्या कह रहा है जब FeHCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको पता है आयरन Fe+3 में रहता है, तो +3 में रहता है तो 3 क्लोरीन के साथ जुड़ना चाहिए, FeCl3 बनाना चाहिए, लेकिन बनता गया सिर्फ FeCl2. देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब Fe और HCl मिल जाते हैं तो FeCl3 बनता है, लेकिन साथ ही साथ हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है H2. ये जो H2 है बहुत ही अच्छा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो ये क्या करता है, इस फेरिक आयन को जल्दी से जल्दी किस में रिड्यूस कर देगा, फेरस में रिड्यूस कर देगा और दोबारा फेरिक में आने नहीं देगा. ठीक है. तो यही बात इन्होंने एग्जाम्पल में लिखी हुई है. रिएक्शन देखो दे रखी है, Fe+2HCl gives you FeCl2 plus H2 and H2 here is reducing agent which prevents the oxidation of ferrous into ferric. ओके नेक्स्ट चलते हैं आगे. ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है TBP, तो इसको आप खुद देख लेंगे. इन केस अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो पूछ लेंगे. Why is ICl more reactive than I2? इसी को पूछ सकता है why इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन प्योर हेलोजन्स. और इसी को पूछ सकता है why X इज़ मोर रिएक्टिव देन X2. तो तीनों ही क्वेश्चंस का मतलब सेम है, पूछने का तरीका बस अलग अलग है. तो मैंने आपको पहले भी बताया था इसमें क्या है, डिफरेंट एटम्स हैं. तो डिफरेंट एटम्स होंगे तो क्या होंगे, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती. ठीक है. तो आप यहाँ पर लिख दोगे ICl बॉन्ड इज़ लेस स्टेबल ड्यू टू लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग. यहाँ पर क्या होती है, लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग. अलग अलग ऑर्बिटल्स है ना, तो इसीलिए ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती. तो लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग. लेकिन अगर सेम एटम्स के ऑर्बिटल्स ज्वाइन होते हैं तो वो क्या करेंगे, अच्छी ओवरलैपिंग करेंगे, इफेक्टिव ओवरलैपिंग करेंगे. दैट बॉन्ड फॉर्म्ड विल बी स्ट्रॉन्गर. तो इसीलिए उसको तोड़ना मुश्किल होगा, तो वो रिएक्ट जल्दी से नहीं करेगी. सो दैट्स द रीज़न दैट ICl इज़ मोर रिएक्टिव दैन I2. तो ये बात थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे. इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, पहले भी मैंने आपको बता दिया था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले भी डिस्कस किए थे, रिएक्शन हाइड्रोलिसिस के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट. ओके ये क्वेश्चंस देखते हैं 3. इनको देखो ज़रा. ये कह रहा है वाई इज़ हीलियम यूज्ड इन द डाइविंग एपरेटस. हीलियम डाइविंग एपरेटसेस में क्यों यूज़ होती है, तो ये अच्छा हम तो इनऑर्गेनिक स्टार्ट किया. ये पहले भी हमने पहले सॉल्यूशन वाले चैप्टर में भी हम इसको पढ़ेंगे. तो हीलियम क्या करती है, डाइल्यूट कर देती है गैस को, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें अगर गैस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी ब्लड में बढ़ जाएगी. तो जब वापस से ऑक्सीजन बाहर छोड़नी होगी तो हम एक बार में इतनी सारी नहीं छोड़ पाएंगे गैसेस, एक्सेल नहीं कर पाएंगे, तो वो हमारे अंदर ट्रैप हो जाती है कैपिलरीज़ में, जिसकी वजह से बहुत ही पेनफुल सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसको हम बोलते हैं बेंड्स. तो हीलियम डाली जाती है उसके अंदर उस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए. तो हीलियम क्या करती है, उसको डाइल्यूट कर देती है एंड इट प्रिवेंट्स अ बेंड कंडीशन. अच्छा नेक्स्ट इज सेज दैट यू हैव टू बैलेंस द रिएक्शन विच इज़ क्वाइट सिंपल एंड यू कैन डू इट. इट सेज दैट वाई इट हैज़ बीन डिफिकल्ट टू स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ रेडॉन. रेडॉन की केमिस्ट्री को स्टडी करना इतना मुश्किल क्यों है, बिकॉज यू नो इट्स रेडियो एक्टिव. तो रेडियो एक्टिव है, ज़्यादा लंबे टाइम तक ये स्टेबल होती ही नहीं है, तो इसकी हम केमिस्ट्री को कैसे स्टडी करेंगे, तो इसलिए मुश्किल होता है. चलो नाउ कमिंग ऑन टू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस. ठीक है. चलो कह रहे जनरल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करो ग्रुप 15 की. कर चुके हैं भाई हम. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इन सभी ट्रेंड्स का ग्रुप 15 में क्या होगा डाउन द ग्रुप जाने पर आप जानते ही हो. इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी NS2NP3. ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप जाने पर मैक्सिमम -2, यानी कि ऊपर वाले +5 दिखाएंगे, नीचे वाले क्या दिखाएंगे +3 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट.
एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है भाई, इंक्रीज़ हो जाता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ हो जाती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ हो गया तो इलेक्ट्रॉन गेन करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। हाउ डज़ द रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम फोस्फोरस, तो सीधा सीधा पूछ रहे हैं नाइट्रोजन फोस्फोरस से कैसे डिफरेंट है भाई, एनामोलस बिहेवियर की प्रॉपर्टीज़ डाल दो। नाइट्रोजन +3 माइनस में ज़्यादा रहता है, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है, +1 +2 +3 +4 +5 बना लेता है, अपनी कोवलेंसी एक्सपैंड नहीं कर पाता बियॉन्ड 4। और अच्छा PCl5 बन सकता है, NCl5 नहीं बन सकता, मतलब वही वाली बात है कि कोवलेंसी एक्सपैंड नहीं कर सकता। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप इसमें लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट इज सेज दैट द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 15, तो केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड बता दो भाई, जो हमने डिस्कस किया था, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ क्या बनाते हैं, ऑल ऑफ दैट वी हैव डन। इट सेज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट NH3 फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट PH3 डज नॉट, क्यों भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग NH3 में ही क्यों होती है, PH3 में क्यों नहीं हो सकती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ नहीं होता है, बस डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव की अट्रैक्शन है। अब क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो नाम से जाहिर है कि एक जो होगा वो हाइड्रोजन तो होगा ही। इसको हम बॉन्डिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव के बीच की अट्रैक्शन है ये है बहुत ज़्यादा। तो दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा ना, इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगी, और इस अट्रैक्शन को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हम क्या बोलते थे, बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, फोस्फोरस क्या है, कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो फोस्फोरस हाइड्रोजन की बॉन्ड इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, इतनी ज़्यादा पोलर नहीं होगी कि ये क्या कर सके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। तो सीधा सीधा इसमें आप लिख सकते हो बिकॉज नाइट्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एज़ कम्पेयर टू फोस्फोरस, सो फोस्फोरस डज नॉट क्वालिफाई इनफ और डज नॉट क्वालिफाई टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा कह रहा है हाउ इज़ नाइट्रोजन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, राइट द केमिकल इक्वेशन, यू कैन डू इट। हाउ इज़ अमोनिया मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियली, हैबर्स प्रोसेस, उसके सारे स्टेप आपको मेंशन कर देने, लिख देना। हाउ कॉपर मेटल कैन गिव डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑन रिएक्शन विद HNO3, तो आप लिख देना कि HNO3 डाइल्यूट के साथ कैसे रिएक्शन करता है और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। तो आपको पता है कि डाइल्यूट के साथ NO दे रहा था और डाइल्यूट के साथ NO दे रहा था और कॉन्सेंट्रेटेड के साथ NO2 दे रहा था। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने NO2 और N2O5 के कर चुके हैं हम बहुत आसानी से, आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो कह रहा है HNH एंगल वैल्यू इज़ हायर देन HPH और बाकी सबसे, इसको ज़रा सुनना ध्यान से, डिस्कस कर चुके हैं वैसे हम डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड एंगल का क्या होता है, लेकिन फिर भी सुन लो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, CBSE में रिपीटेडली पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछे ही जा चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये साथ साथ मैंने आपको बताए हैं जो रिएक्शन उसने पूछी हैं और जो क्वेश्चन उसने पूछे। तो देखो बात कर लेते हैं इसके बारे में। ये भी आपके पास नाइट्रोजन, ये है फोस्फोरस, ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए नाइट्रोजन के ऊपर, लगे तो 3 होते हैं, हम 2 ही देख रहे हैं, हमें बॉन्ड एंगल देखना है बस। आपको पता है कि इनके पास क्या है, लोन पेयर है। खैर लोन पेयर को भी जाने दो, सबके पास है, वो सभी एटम्स के पास है, लेकिन यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, छोटे एटम के ऊपर 2 हाइड्रोजन आके लगेंगे, करीब करीब आएंगे, ठीक है, पास पास आ जाएंगे, जिसकी वजह से उनके बीच में क्या होगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी। क्यों, बॉन्ड लेंथ है छोटी, एटम्स पास पास प्रेजेंट है, ये इधर जाना चाहेगा, ये इधर जाना चाहेगा, बॉन्ड पेयर रिपल्शन बहुत है। अब भाई सेंट्रल एटम का साइज़ बढ़ गया, तो क्या हो गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, हाइड्रोजन दूर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, कैसे रहेंगे, दूर प्रेजेंट रहेंगे, यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, ऐसे ज़्यादा अपने करीब नहीं रखेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव अब ज़्यादा नहीं रहा। तो दूर होने की वजह से अगर यहाँ से दूर हुए, इस पॉइंट से दूर हुए, तो ऑब्वियसली एक दूसरे से भी दूर हो गए, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो गई, कम हो गई। तो भाई बॉन्ड पेयर रिपल्शन कम हो गई तो ये पास पास रह सकते हैं, क्या, ये और ये एटम पास पास रह सकते हैं, लेकिन ये क्या करेंगे, यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन दिख रहा है ना कितने करीब आ गए थे, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या करेगी, इनको दूर फेंकेगी और इसीलिए यहाँ बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। तो देखने में आपको लग रहा होगा कि इसके ज़्यादा होना चाहिए था PH3 का, लेकिन एक्चुअली किस में होता है, NH3 में होता है, क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज़्यादा है। तो याद रखना कि यहाँ सब में ही लोन पेयर है, तो लोन पेयर को कंपेयर नहीं करना है, कंपेयर उन फैक्टर्स को करते हैं जो डिफरेंट होते हैं, सेम फैक्टर को क्या ही कंपेयर करोगे। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ, ये एग्जिस्ट करता है और ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि भाई यहाँ बन रही है 5 बॉन्ड सेंट्रल एटम की, फोस्फोरस बना सकता है, नाइट्रोजन नहीं बना सकता 5 बॉन्ड, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। नेक्स्ट ये कह रहा है NH3 बेसिक होता है, BiH3 फीबली बेसिक होता है, यानी कि बहुत ही वीक बेस है। क्यों भाई, लोन पेयर तो दोनों ही के पास है ना, एक एक,
लेकिन हमने बात की थी कि यहाँ पर लोन पेयर छोटे नाइट्रोजन एटम के ऊपर कंसंट्रेटेड है और यहाँ पर लोन पेयर बड़े बिस्मुथ एटम के ऊपर कंसंट्रेटेड है। तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज़्यादा है? अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसीलिए कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है? अमोनिया। तो कौन अच्छा बेस होगा? अमोनिया एक अच्छा लुईस बेस होगा। चलो नेक्स्ट देखो, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड फोस्फोरस एग्जिस्ट एज P4। तो इसका जवाब अगर आपने ध्यान से थोड़ा सा भी पढ़ा है तो आप मुझे खुद ही दे सकते हो। ज़रा सोच लो इसको पॉज करके, मैं बता देती हूँ। देखो पहले भी बात हमने की है कि नाइट्रोजन डायटोमिक स्टेट में रहता है और फोस्फोरस P4 में। क्यों भाई? क्योंकि P4 रह सकते होंगे साथ में, 4 फोस्फोरस साथ में रह सकते हैं, इसलिए रह रहे होंगे। नाइट्रोजन नहीं रह सकता, इसलिए नहीं रह रहा। क्यों नहीं रह सकता? ज़रूर बॉन्ड अनस्टेबल है। भाई कोई बॉन्ड कोई मॉलिक्यूल इसीलिए तो नहीं बन रहा क्योंकि उसकी बॉन्ड अनस्टेबल है। और क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन का साइज़ है छोटा, तो इसकी जो सिंगल बॉन्ड होती है ना उसमें लोन पेयर क्या होते हैं? बहुत ही करीब। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होने की वजह से ये सिंगल बॉन्ड जो होती है स्टेबल नहीं होती। जबकि फोस्फोरस का साइज़ बड़ा है, बॉन्ड लेंथ लंबी होगी, लोन पेयर रिपल्शन कम होगी एंड दिस सिंगल बॉन्ड इज़ गोइंग टू बी मोर स्टेबल। तो इसीलिए फोस्फोरस की बॉन्ड्स बनती हैं, 4 फोस्फोरस आपस में कंबाइन हो जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं हो पाते। इसी को भी वो पूछ सकता है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी फोस्फोरस में ज़्यादा है और नाइट्रोजन में कम है। चलो, और इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि नाइट्रोजन जो है वो तो गैसियस स्टेट में रहता है और फोस्फोरस जो है वो किस में रहता है? सॉलिड स्टेट में रहता है। तो भाई बता देना, क्योंकि वो डायटोमिक होता है तो गैसियस में रहता है और ये P4 में होता है तो इसीलिए सॉलिड स्टेट में रहता है। तो एक ही क्वेश्चन है, पूछने एक ही आंसर है, लेकिन पूछने के तरीके बहुत सारे हैं। मेन डिफरेंस पूछ रहा है वाइट फोस्फोरस और रेड फोस्फोरस में, तो कल ही हम लोगों ने बात की थी, तो आप उसमें से लिख सकते हैं इसके पॉइंट्स बना के। नाइट्रोजन शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी लेस देन फोस्फोरस, बोला था ना अभी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी से भी इसको पूछ सकता। तो सेम आंसर है भाई कि नाइट्रोजन की सिंगल बॉन्ड नहीं होती स्टेबल, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन उसमें बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट देखो, सेम चीज़ वही रिपीट होकर आ रही है, पूछने का तरीका बदल क्या कह रहा है? H3PO3 क्या कह रहा है? डिस्प्रोपोर्शनेशन। और ऊपर एग्जाम्पल में पूछ रहा था H3PO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। तो सीधी सी बात है, -3 में है +3 में है फोस्फोरस, तो बढ़ भी सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, घट भी सकती है, तो इसीलिए क्या कर सकता है ये? डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो लिख देना इसकी रिएक्शन PH3 भी बनाएगा, H3PO4 भी बनाएगा। कह रहा है कैन PCl5 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या भाई PCl5 ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों हो सकता है? खुद सोच के देखो, PCl5 की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +5 आएगी। ऑक्सीडाइजिंग होने के लिए उसको खुद रिड्यूस होना पड़ेगा। क्या +5 से इलेक्ट्रॉन लेके नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। रिड्यूसिंग होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ानी पड़ेगी। क्या फोस्फोरस +5 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है? हरगिज़ नहीं कर सकता, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो बिल्कुल भी दोनों के दोनों नहीं होगा, ये सिर्फ अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलो नेक्स्ट देखो, कह रहे हैं जस्टिफाई द प्लेसमेंट ऑफ ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम इन द सेम ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट इन हाइड्राइड फॉर्मेशन। तो भाई ये सवाल तो मैं नहीं कराऊंगी, ये खुद से कर लेना। बता देना सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है, तो सबका बनता है सेम ग्रुप में होना। डाउन द ग्रुप जाने पर प्लस मैक्सिमम -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगी, तो इसीलिए भाई ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं। हाइड्राइड फॉर्मेशन से बता देना कि डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती है? कम हो जाती है। तो पोलोनियम की सबसे कम होती है, इसीलिए वो सबसे नीचे प्रेजेंट है। वाई इज डाई ऑक्सीजन गैस बट सल्फर इज अ सॉलिड। बिल्कुल सेम बात जो भी मैंने आपको बोला था, पूछ लेगा डाई नाइट्रोजन गैस होती है और फोस्फोरस सॉलिड होता है। वही पूछ लिया इसने कि डाई ऑक्सीजन तो गैस होती है और सल्फर सॉलिड होता है, क्योंकि भाई ऑक्सीजन रहती है O2 की फॉर्म में और सल्फर रहता है S8 की फॉर्म में। क्यों रहते हैं? सीधी सी बात है, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वीक होती है लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, और ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है S8, क्योंकि भाई इसकी सिंगल बॉन्ड स्टेबल है, क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्शन नहीं है। तो रिपीटिशन देख रहे हो ना, इसलिए मैं आपको बोल रही थी 250 सवाल इससे बनते हैं, लेकिन आंसर वही गिन चुन के 15-16 आंसर हैं सबके। चलो ये देख लो ज़रा थोड़ा सा। कह रहा है नोइंग दैट द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू फॉर O to O नेगेटिव एंड O से O2 नेगेटिव इतना है और इतना है, हाउ कैन यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स हैविंग O2 स्पीशी एंड नॉट O। अच्छा देखो, इसका क्वेश्चन का मतलब समझो क्या कह रहा है। कह रहा है O से O नेगेटिव, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में इतनी एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, पहले स्टेप की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देख रहे हो ना, इतनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है, यानी कि ऑक्सीजन बराबर से जाके एक इलेक्ट्रॉन जल्दी से भाग के ले लेगा।
लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर गेन करने की बारी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की बारी आएगी, तो ऑक्सीजन ये काम आसानी से नहीं कर रहा। इसके लिए आपको उसकी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे क्या करना पड़ेगा, उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कौन सा प्रोसेस फेवरेबल होना चाहिए? प्रोसेस होना चाहिए ये वाला फेवरेबल, जिसमें एनर्जी अपने आप निकल रही है। तो एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, तो ऑक्सीजन को तो भाई एक ही इलेक्ट्रॉन ले लेना चाहिए ना, वो 2 क्यों ले रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो क्या कर लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो नेगेटिव आयन बनाता है, वो ऑक्साइड आयन जो ये बनाता है, जो ऑक्साइड आयन बनाता है वो क्या होता है, ऑक्टेट उसका कंप्लीट होता है। तो ऑक्टेट कंप्लीट होते ही इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ये जो एनर्जी निकली और ये जो एनर्जी चाहिए थी वो कंपनसेट हो जाएगी यहाँ पे। यानी कि जब एक O2 नेगेटिव बनेगा तो स्टेबल हो जाएगा, तो एनर्जी निकलेगी। ये निकली हुई एनर्जी दूसरे वाले ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन गेन करने में मदद करेगी और उसको भी किस में कन्वर्ट कर देगी, O2 नेगेटिव के अंदर कन्वर्ट कर देगी। ठीक है, तो इसका ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी। चलो, हालांकि रिएक्शन में अभी भी एनर्जी आपको चाहिए ही 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, लेकिन अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी, जो O2 बनने के बाद एनर्जी निकली है ना, वो एनर्जी जाएगी दूसरे ऑक्सीजन को O2 नेगेटिव में कन्वर्ट कर देगी। नेक्स्ट कह रहा है विच एरोसोल डिप्लीट ओजोन। कौन सा एरोसोल ऐसा है भाई जो डिप्लीट करता है ओजोन को, बता दो उसे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो होती हैं वो क्या करती हैं, ओजोन को डिप्लीट कर देती हैं। नेक्स्ट कह रहा है SO2 एयर पॉल्यूटेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि क्या करता है, पानी के साथ मिलके सल्फ्यूरिक एसिड सल्फरस एसिड बनाता है, जिसकी वजह से क्या करता है, एसिड रेन बनाता है। और SO2 क्या करता है, आपको पहले भी पता है कि ऑक्सीजन का अमाउंट कम कर देता है, खुद ऑक्सीडाइज होता रहता है SO3 के अंदर। स्टेप्स पूछ रहा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस के, इंपॉर्टेंट है, पहले भी बता चुके हैं, चारों स्टेप लिख के बता देना, फेवरेबल कंडीशन भी बता देना। हेलोजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं भाई, क्यों, क्योंकि रेडिली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो भी स्टेबल, और जिसका इलेक्ट्रॉन लिया वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। कह रहा है बताओ फ्लोरीन एक ही क्यों ऑक्सो एसिड बनाता है, क्योंकि भाई फ्लोरीन एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, और वो है -1 जो कि कर रहा है। तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, तो एक ही ऑक्सो एसिड बनाएगा, इससे ज़्यादा बना नहीं सकता वो। नेक्स्ट कह रहा है एक्सप्लेन इन स्पाइट ऑफ नियरली हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन क्लोरीन नहीं बनाता। हाँ, ये बात बहुत ज़बरदस्त है। ऑक्सीजन और क्लोरीन की मैंने आपको पहले भी बताया था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सिमिलर होती है, सेम तो हो ही नहीं सकती किन्हीं दो की, सिमिलर होती है। सिमिलर होने के बावजूद भी ऑक्सीजन तो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता। उसका जवाब है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होने की वजह से ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। हाइड्रोजन भी छोटा होता है ना एटम, ऑक्सीजन भी छोटा, बेटर ओवरलैपिंग तो बेटर अट्रैक्शन। हेलोजन्स क्यों कलर्ड होते हैं, पहले भी बताया था। हेलोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करेंगे तो जो भी एनर्जी रिलीज हुई उसका वो जो भी कलर से कॉरस्पॉन्ड करेगी वो हमें नज़र आएगा। सो दे आर कलर्ड बिकॉज दे आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अंडरगो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। रिएक्शन लिखनी है भाई पानी के साथ, लिख देना। हाउ कैन यू प्रिपेयर Cl2 फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम Cl2, बता देना भाई। Cl का रिडक्शन करोगे HCl बन जाएगा, HCl का ऑक्सीडेशन करोगे Cl2 बन जाएगा, तो इसको बता देना करके। What inspired N. Bartlett for carrying out the reaction between xenon and PtF6, तो पहले भी हमने बताया था एक कंपाउंड उसने बनाया था O2 पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव। तो उसने देखा भाई O2 और Xe की ऑक्सीडेशन जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है लगभग सेम है, तो इस कंपाउंड ने O2 पॉजिटिव PF6 नेगेटिव के कंपाउंड ने इंस्पायर किया था नील बार्लेट को जीनॉन की रिएक्शंस कराने के लिए। ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है भाई सबकी निकालने के लिए, निकाल ही सकते हो कि नहीं। H3PO3 मैं बता देती हूँ, निकाल खुद लेना। -3 आएगी, PCl3 +3 आएगी, यहाँ पर इसकी -3 आएगी, यहाँ पर आएगी कुछ +3 8 +5, और यहाँ पर आ जाएगी फॉस्फोरस की, निकालनी है ना, फॉस्फोरस की P+5। ठीक है, तो यहाँ से आप टैली कर लेना, खुद से निकाल लेना, नहीं आती है तो बता देना, निकाल के दिखा देंगे। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों का खेल होना चाहिए अभी तक, तो यू गाइस शुड बी परफेक्ट इन इट। किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है ना छोटी छोटी चीज़ों में, तो शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, आप मुझे बता सकते हो बहुत आराम से। अभी ही टाइम है पूछने का। इमेजिन अगर 11th क्लास का डाउट अभी पूछने में इतनी शर्म आ रही है, तो 12th क्लास के बाद अगर 11th क्लास का डाउट पूछोगे तो और भी ज़्यादा गलत होगा ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, भले ही कितनी भी आपको लगे कि इंपॉर्टेंट नहीं है,
लेकिन हर छोटी प्रॉब्लम या डाउट इंपॉर्टेंट होता है, तो कहीं पर भी रुकना नहीं है, वरना बड़े बड़े क्वेश्चन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से फंस जाएंगे. सो वट एवर दैट इज़ बोदरिंग यू, यू कैन लेट मी नो. चलो, वैसे मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बता चुकी हूँ. राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस. लिख देना भाई NaCl को हीट किया है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में MnO2 के साथ, तो बता देना उसको कैसे बनता है. MnCl2 बनेगा, ठीक है, सोडियम सल्फेट बनेगा और पानी निकल जाएगा क्लोरीन गैस के साथ. क्लोरीन गैस को आपने पास करा है NI के सॉल्यूशन में, NaI के सॉल्यूशन में, तो क्या होगा भाई, आयोडीन और क्लोरीन. आपको पता है दोनों में से क्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन रखेगा ना, तो आयोडीन अपना I नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो NaCl बन जाएगा और I2 निकल जाएगा, आयोडीन गैस निकल जाएगी. ठीक है, चलो ये बता देना भाई उसको कैसे बन रहा है बैलेंस करके. यहाँ पे कम फ्लोरीन, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे और भी ज़्यादा फ्लोरीन डालना है. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑफ ClO नेगेटिव विच इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक. मैं बता नहीं सकती कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल से पेपर इसके बिना पूरा होता है. आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये दो चीज़ें हैं और दो चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको एक बार ज़रा बहुत ज़्यादा ध्यान से देख लो कि क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है. आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो अगर दो स्पीशीज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मतलब उन दोनों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है. आपको एक स्पीशी दी हुई है ClO नेगेटिव और आपको बोला है इसका एक ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जो न्यूट्रल भी हो और आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी हो, यानी कि एक ऐसा मॉलिक्यूल बताओ जो न्यूट्रल हो और जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जितने इसके पास हैं. ClO नेगेटिव का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और एक क्लोरीन के साथ वो जुड़ा हुआ होगा. न्यूट्रल बनाना है ना, इसके ऊपर चार्ज है. ऑक्सीजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दो, लिया हुआ है उसने, दे दो उसको. ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दोगे तो नेक्स्ट कंपाउंड क्या आता है, फ्लोरीन. ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट क्या आता है, फ्लोरीन. ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन थे, फ्लोरीन में 9. तो अगर ऑक्सीजन अब एक इलेक्ट्रॉन लेके 9 बना चुका है तो मतलब वो किसके बराबर है, फ्लोरीन के बराबर. अब लगा दो इसके साथ एक Cl. तो FCl जो है वो न्यूट्रल भी है और उसकी शेप बिल्कुल वही होगी जो OCl की होती है. यकीन नहीं आ रहा, देख लो, चेक करवा देते हैं. ClO नेगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना ज़रा, बनाओगे स्ट्रक्चर, बनाओगे क्या ये स्ट्रक्चर बनाओगे भाई. एक ही बॉन्ड बन रही है, ऑब्वियसली क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ लीनियर होगी. देखो इधर, लेकिन लोन पेयर देख लो तुम. ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैलेंस शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक और ले लिया, कितने हो गए, 7 हो गए. एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में चला गया, 6 इलेक्ट्रॉन बच गए, यानी कि 3 लोन पेयर. तो शेप तो लीनियर ही आएगी ऑब्वियसली. अब देखना ज़रा FCl का, देखना क्या सेम आता है क्या. फ्लोरीन के पास कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन. एक बॉन्ड बनाने में चला गया, 6 बच गए, तो कितने हुए, 3 इलेक्ट्रॉन. तो देखो ये वाला क्या था, चार्ज था, ये वाला न्यूट्रल है, लेकिन दोनों कैसे हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और साथ साथ आइसो स्ट्रक्चरल भी हैं. दोनों का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, सेम होगा. चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इसको तो इंपॉर्टेंट है, कर लेना. 34 को नहीं समझ आया तो बता देना. प्रिपरेशन पूछ रहा है, फिर से बता देना. अरेंज द फॉलोइंग इन द प्रॉपर्टीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है. यानी कि सबसे कम किसकी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होगी I2 की. डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बढ़ता चला जाएगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा. ठीक है, तो भाई सबसे ज़्यादा किसकी होगी, I2 की कम होगी सबसे, तो I2 सबसे पहले लिखा जाएगा. इंक्रीजिंग में लिखना ना, तो सबसे पहले कौन लिखेंगे, जिसकी कम है तो साइज़ ऐसे हो जाएगा, साइन ऐसे हो जाएगा. इससे ज़्यादा किसकी होगी, जो इसके ऊपर है Br2, है ना, नहीं, F2 की होगी. याद करो, बहुत छोटा साइज़ होने की वजह से यहाँ पे क्या था, लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा था, तो I2 के बाद F2 आता है. अब नॉर्मल है, अब Br2 आएगा और फिर कौन आएगा, Cl2 आएगा. तो ये इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. बहुत बार मैंने ये चीज़ बताई है, अभी भी 4, इसी वीडियो में भी 4 बार हो चुका है ये, तो उसको देख लेना थोड़ा सा. नेक्स्ट कह रहा है HF है, HCl है, HI है, HBr है. एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है. एसिड है तो भाई H पॉजिटिव रिलीज़ कराना पड़ेगा. कौन छोड़ेगा, H पॉजिटिव सबसे पहले, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर हो जाएगा. सबसे ज़्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl, लास्ट में HF. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. सबसे अच्छा बेस कौन है भाई, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी से जल्दी दे दे. कौन देगा, जिसके पास ज़्यादा होंगे. सबके पास बराबर है एक लोन पेयर, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करेंगे. नाइट्रोजन का साइज़ सबसे छोटा, तो इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी.
डाउन द ग्रुप जाने पर साइज़ बढ़ता जाएगा सेंट्रल एटम का, तो वो जो लोन पेयर था वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाएगा तो आसानी से संभाल सकता है सेंट्रल एटम, उसको ज़्यादा उसको दानवीर नहीं बनेगा, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने में विश्वास नहीं करेगा क्योंकि अच्छे से संभाल सकता है उसे। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? अमोनिया, और डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ज़रा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता? साफ साफ दिख रहा है तुम्हें, नियॉन। नोबल गैस से रिएक्ट नहीं करती, सिर्फ जिनोन के कंपाउंड्स बनते हैं और किसी के नहीं। जिनोन के क्यों? क्योंकि लीस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। नेक्स्ट कह रहा है आइसो स्ट्रक्चरल बताना है। अभी अभी क्या देखा था? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आ जाओ आइसो स्ट्रक्चरल के ऊपर। किसका आइसो स्ट्रक्चरल पूछ रहे हैं? गिव द फॉर्मूला एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ नोबल गैस विच इज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद, सबका बताना है। तीनों में आइसो स्ट्रक्चरल बताना है, इसको समझ लो क्योंकि फिर बता रही हूँ आइसो स्ट्रक्चर और आइसो इलेक्ट्रॉनिक बहुत अंत वाले इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी। ICl नेगेटिव देख लो कैसे करोगे तुम, स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए ना। स्ट्रक्चर कब सेम होगा? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। नंबर ऑफ बॉन्ड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम कर दो, ICl ICl4 नेगेटिव। आयोडीन के ऊपर 4 क्लोरीन लगे और आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन भी लिया हुआ है। आयोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या बनेगा भाई? हेलोजन अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो 18th ग्रुप के बन जाएंगे। 18th ग्रुप का कौन सा ऐसा एटम है जो रिएक्ट करता है? नोबल गैस में सिर्फ एक ही है जो रिएक्ट करता है और वो कौन है? जीनॉन। तो I नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या I इलेक्ट्रॉन लेने के बाद बन जाएगा नोबल गैस। नोबल गैस में कौन रिएक्ट करता है? जीनॉन। 4 बॉन्ड बना रहा है वो, यहाँ क्लोरीन के साथ बन रही है लेकिन जीनॉन तो क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता ही नहीं, वो तो सिर्फ फ्लोरीन के साथ बनाता है। तो आंसर क्या हो गया? SeF4। अगर आपको शक है तो मैं आपको दिखा देती हूँ दोनों कैसे आइसो स्ट्रक्चर है। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन से एक और ले लिया, 8 हुए। 8 इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्ड बना रहे हैं तो लोन पेयर कितने हुए? 2। तो 4 बॉन्ड हो गई, 2 लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे। जीनॉन का भी तो सेम ही केस है, 8 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर ऊपर एक नीचे, 4 बॉन्ड प्लेन में। दोनों का स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल, शेप कैसी हो जाएगी? स्क्वायर प्लानर। आई होप समझ आ रहा होगा, बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ माथापच्ची करनी ही नहीं है। सेंट्रल एटम देखो आयोडीन है, फिर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, नोबल गैस बनेगा तो जीनॉन बन गया। देखो उसने आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं करने, तुम्हें सिर्फ स्ट्रक्चर सेम करना है। तो I नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके कितना? 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में चले जाएंगे, उसके 8 इलेक्ट्रॉन वाला कौन रिएक्ट करता है? जीनॉन। कितनी बॉन्ड बनाई है आयोडीन ने? 2। फ्लोरीन की भी 2 बना दो, लेकिन सिर्फ किसके साथ बनती है? फ्लोरीन के साथ। तो ब्रोमीन नहीं जुड़ेगा, सिर्फ फ्लोरीन जुड़ेगा। ये चक्कर है बस, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट देखना ज़रा, BrO3 कह रहा है और BrO3 नेगेटिव कह रहा है। ब्रोमीन ने ले लिया है 1 इलेक्ट्रॉन, फिर से नोबल गैस बनेगा। 3 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, जीनॉन जुड़ता है ना 3 ऑक्सीजन के साथ, दोनों कैसे होंगे? यहाँ पर भी ब्रोमीन का 1 लोन पेयर और 3 डबल बॉन्ड होंगी ऐसे। जीनॉन का भी सेम स्ट्रक्चर होगा, देखा है आपने, पढ़ा है। तो दोनों कैसे हो गए? आइसो स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से दोनों के स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, वाई डू नोबल गैसेस कंपैरेटिवली हैव लार्जर एटॉमिक साइज। भाई लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, ये बात सभी को पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ग्रुप 18 आता है इसका साइज़ बड़ा होता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इसकी वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इंटर एटॉमिक पूरा फील्ड है ना इसका वैलेंस शेल, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से साइज़ क्या हो जाता है? इंक्रीज़। यूजेस बताने हैं नियॉन और आर्गन गैसेस के, बिल्कुल साफ साफ लिखे हुए हैं, पॉइंट्स में उनको लिख देना है। दिस इज़ ऑल अबाउट NCERT क्वेश्चंस। मैंने सब क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लिए हैं। इन केस अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, आप मुझे बता सकते हो। कल हम डाउट क्लास लेंगे, लाइव डाउट क्लास रखेंगे। इस चैप्टर में से जिस बच्चे को जो भी डाउट अभी रह गया है, आज वो बैठ के कंप्लीट करेगा, सो दैट कल आप उस क्वेश्चन को वहाँ पर पूछ सको डाउट क्लास के अंदर। इसके बाद आपको असाइनमेंट दे दिया जाएगा, इस चैप्टर से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, आप वो सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मंडे को होगा इस चैप्टर का टेस्ट। येस, यू हर्ड मी राइट। मंडे को सभी बच्चे तैयार रहेंगे अपने अपने टेस्ट के लिए। लाइव टेस्ट होगा, हर बच्चे को 10-10 मिनट का टाइम दिया जाएगा, वो ऑनलाइन आएगा, सामने इंटरेक्शन होगी, मैं सवाल पूछूंगी, आपको आंसर देने हैं, मार्क्स रिकॉर्ड होंगे उनके, बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे स्कूल में टेस्ट होता था।
सो जस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट इट। अगर किसी के पास अभी भी पी ब्लॉक में कुछ रहता है तो यू हैव एम्पल टाइम, 2-3 दिन आपके पास हैं, अच्छे से प्रिपेयर करो। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको पता ही है कि कहाँ कॉन्टैक्ट करना है। आप ग्रुप पे छोड़ सकते हो मैसेज, वहाँ पे आंसर दे देंगे, कमेंट कर सकते हो, वहाँ से भी सॉल्व हो जाएंगे। बट द थिंग इज़ दैट यू हैव टू डू इट। सो दैट इज़ इट अबाउट द चैप्टर फ्रॉम माई साइड। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मंडे को आप सभी तैयार रहेंगे टेस्ट के लिए, ठीक है। 10 मार्क्स का टेस्ट होगा, 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। स्ट्रक्चर हो सकता है, रिएक्शंस हो सकती हैं और 1 लाइन हो सकते हैं। एसिडिक बेसिक का ऑर्डर पूछा जा सकता है, रिड्यूसिंग बिहेवियर, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल मैंने अभी भी बोला है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक काम आप करना, खुद से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसके सॉल्व करके देखना, अदरवाइज़ मैं क्वेश्चंस आपको दूंगी। तो जस्ट स्टार्ट डूइंग योर थिंग। थैंक यू।